नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 आरोह का पाठ नमक, जिनके लेखक रजिया सज्जाद जहीर जी हैं, इसका मैं इजी रूप में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ, यानी समरी पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चे मैं क्लास 12 आरोह और वितान का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। नमक, कहानी का परिचय। इस कहानी में भारत पाक विभाजन मतलब भारत और पाकिस्तान विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित पुनर्वासित व्यक्तियों की भावनाओं का मार्मिक वर्णन है। विस्थापित होकर भारत में रह रही सिख बीबी आज भी लाहौर को ही वतन मानती है और सौगात के रूप में लाहौर का नमक चाहती है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन बताता है। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ढाका को अपना वतन कहता है। राजनीतिक यथार्थ के आधार पर भले ही अब इनका वतन बदल गया है, किंतु इनका हृदय क्रमशः लाहौर, दिल्ली व ढाका से ही जुड़ा है। अपने जन्म स्थानों से विस्थापित ये लोग हृदय के स्तर पर अपने मूल स्थानों को भुला नहीं पाए हैं। लेखिका आशा करती है कि राजनीतिक सीमाएं एक दिन बेमानी हो जाएगी। इस प्रकार की आशा का जीवित रहना तीनों राष्ट्रों के हित में है। अब कीर्तन में भेंट। सफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के घर कीर्तन में गई थी। कौन गई थी? सफिया। जहाँ एक सिख बीबी को देखकर उसे अपनी माँ का स्मरण हो गया, मतलब अपनी माँ की याद आ गई, क्योंकि वह स्त्री उसकी माँ की हमशक्ल थी। सफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीबी ने भी उसके विषय में जानकारी करनी चाहिए। घर में बहू ने बताया कि सफिया मुसलमान है, जिसके भाई लाहौर में रहते हैं। यह उनसे मिलने कल लाहौर जा रही है। सिख बीबी ने बताया कि उसका वतन भी लाहौर है और उसे वहाँ के व्यक्ति, वहाँ का खाना, पहनावा, सैर सपाटे और जिंदा दिली आज भी याद आती है। लाहौर की याद में सिख बीबी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। सफिया ने सांत्वना देने की दृष्टि से पूछा कि क्या आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहेंगे? इसके उत्तर में बीबी ने थोड़े से लाहौरी नमक की इच्छा प्रकट की। लाहौर से सफिया की विदा। अब सफिया लाहौर में 15 दिन रुकी। सफिया की इतनी खातिरदार हुई, इतना प्यार मिला कि उसे पता ही नहीं चला कि कैसे 15 दिन बीत गए। उसे मित्रों, शुभचिंतकों व संबंधियों से ढेर सारे उपहार मिले। उसने सिख बीबी के लिए भी 1 सेर 1 किलो थोड़ा कम लाहौरी नमक ले लिया था। सामान की पैकिंग चल रही थी। पुलिस अफसर भाई से बातचीत। पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी है, अतः सफिया ने इस सौगात को ले जाने के संबंध में अपने भाई से बात की, जो एक बड़ा पुलिस अफसर था। सफिया के पूछने पर भाई ने बताया कि नमक ले जाना गैर कानूनी है और कस्टम वाले आपके सामान की तलाशी लेंगे। वैसे भी भारत में नमक की कोई कमी नहीं है। सफिया ने बताया कि माँ हमशक्ल एक सिख बीबी ने नमक मंगाया है और यह मैं सौगात की तरह ले जाना चाहती हूँ। सफिया ने बताया कि माँ की हमशक्ल एक सिख बीबी ने नमक मंगाया है और मैं यह सौगात के रूप में ले जाना चाहती हूँ। भाई के तर्क करने पर सफिया ने कहा कि मैं इसे चोरी छिपे नहीं अपितु दिखाकर ले जाना चाहती हूँ। सफिया ने प्रेम, आत्मीयता और शालीनता को कानून से ऊपर मानकर नमक ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता प्रकट कर दी। भाई के यह कहने पर कि आप नमक नहीं ले जा पाएंगे, बदनामी अवश्य होगी, क्रोध की अधिकता में सफिया की आंखों में आंसू आ गए। नमक ले जाने की योजना। अब सफिया ने रात को सामान की पैकिंग की। सामान सूटकेस और बिस्तरबंद में आ गए। शेष रह गई किनु, संतरे और माल्टे को मिलाकर मैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, की एक टोकरी और नमक की पुड़िया। सफिया ने नमक की पुड़िया किनु की टोकरी में नीचे छिपा दी। उसने लाहौर आते समय देखा कि भारत से जाने वाला केला ले जा रहे थे और पाकिस्तान से आने वाले किनु ला रहे थे। कस्टम वाले इन
फलों की जांच नहीं कर रहे थे। उसे विश्वास था कि इस प्रकार नमक सुरक्षित पहुंच जाएगा, अतः नमक को कीनू की टोकरी में छिपा दिया गया। सफ़िया का स्वप्न। सामान की पैकिंग के बाद सफ़िया सो गई। वह लाहौर के घर के सौंदर्य, वहाँ के परिवेश, भाई मित्र और संबंधियों के संबंध में स्वप्न देख रही है। उसे भतीजियों की भोली भोली बातें याद आ रही है। कल चले जाने और फिर कब आने या कभी न आ पाने की चिंता भी स्वप्न में है। सिख बीबी और उसकी आंख से निकले आंसू, इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, उसे सभी दिखाई दे रहे हैं। अचानक उनकी आंख खुल जाती है क्योंकि नींद में उसका पैर कीनू की टोकरी पर जा पड़ा, जिनको देते समय उनके दोस्तों ने कहा था यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। ट्रेन में सफ़िया। फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी सफ़िया सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में किनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान जांच के लिए कस्टम वालों के पास जाने लगा तो सफ़िया को हल्का सा कंपन हुआ। उसने तय किया कि प्रेम की सौगात चोरी से नहीं ले जाएगी, अतः उसने नमक की पुड़िया निकालकर बैग में रख ली। जब सामान जांच के बाद रेल की ओर चला तो उसने एक कस्टम अधिकारी को अपनी समस्या बताई। समस्या से पहले सफ़िया ने पूछ लिया था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अधिकारी ने अपना वतन दिल्ली बताया था। इसी आधार पर सफ़िया की हिम्मत बढ़ गई और उसने हैंडबैग से पुड़िया निकालकर मेज पर रख दी। सफ़िया ने सारी कहानी सुना दी। कस्टम अधिकारी ने स्वयं अपने हाथ से पुड़िया बैग में रख दी। जब सफ़िया चलने लगी तो कस्टम अधिकारी ने कहा, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। सफ़िया से अंत में कस्टम अधिकारी ने कहा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। गाड़ी भारत की ओर बढ़ रही थी। अटारी में पाकिस्तान पुलिस उतर गई, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। सफ़िया सोचती रही, एक जवान, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लोवे लहजा और एक सा अंदाज, फिर भी दोनों के हाथों में भरी हुई बंदूकें। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफ़िया का सारा सामान देख चुका था। सफ़िया ने अपना हैंडबैग खोलकर पुड़िया निकाली और कस्टम अधिकारी से कहा, मेरे पास थोड़ा सा नमक है। सफ़िया ने अधिकारी को सब कुछ बता दिया। अधिकारी ने सफ़िया की बात गौर से सुनी और सफ़िया के सामान का ध्यान रखने का निर्देश देते हुए सफ़िया से कहा, इधर आइए जरा। अधिकारी सफ़िया को प्लेटफार्म के कमरे में ले गया, सम्मान से बिठाया, चाय पिलाई और फिर एक किताब दिखाई जिसके ऊपर लिखा था, शमसुल इस्लाम की तरह से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। सफ़िया के पूछने पर सुनील दास गुप्त ने बड़े गर्व से कहा, मेरा वतन ढाका है। बचपन में हम नजरुल और टैगोर दोनों को ही पढ़ते थे। विभाजन से पहले वर्ष पढ़ने वाली मेरी सालगिरह पर मेरे मित्र ने मुझे यह किताब दी थी। सुनील दास ढाका की याद में खो गया और कहने लगा, वैसे तो डाव कोलकाता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाव की क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। और पुड़िया सफ़िया के बैग में रखकर आगे आगे चलने लगा। पीछे पीछे सफ़िया चली। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सुनील दास गुप्त सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोच रही थी, किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। अब देखिए प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सफ़िया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने को क्यों मना कर दिया। उत्तर, सफ़िया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने के लिए 3 कारण से मना किया। पहला, भारत में नमक की कोई कमी नहीं है, तो उन्हें पाकिस्तानी नमक ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी है। तीसरा, कस्टम अधिकारी नमक पाए जाने पर उसके सामान की चिंदी कर डालेंगे और पकड़े जाने पर अपमान भी होगा। दूसरा प्रश्न है,
नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? उत्तर, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में यह द्वंद्व था कि वह उसे चोरी छिपे ले जाए या कस्टम अधिकारियों को दिखाकर ले जाए। तीसरा प्रश्न, जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम अफसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? उत्तर, जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम अफसर नीचे सीढ़ी के पास सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें सिख बीबी का प्रसंग छिड़ने पर अपने वतन ढाका की याद आ गई थी। वे सफिया और सिख बीबी की भावनाओं से अभिभूत थे। उन्हें लगा कि देश की बनावटी सीमाओं के पार लोगों के दिल आपस में कितने मिलते हैं और अपनी जन्मभूमि के लिए कितने तरसते हैं। उन्हें क्यों अपने वतन से अलग कर दिया गया है? चौथा प्रश्न, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं? उत्तर, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी कहता है लाहौर अभी तक उनका, सिख बीबी का वतन है और दिल्ली मेरा। सुनील दास गुप्त कहता है मेरा वतन ढाका है। ये कथन इस सामाजिक यथार्थ को स्पष्ट करते हैं कि देश की सीमाएं मनुष्य के मनों को विभाजित नहीं कर सकती। मनुष्य का लगाव अपनी जन्मभूमि से नहीं टूट सकता। स्वदेश प्रेम कोई गमले में उगाया जाने वाला पौधा नहीं है जिसे मनमर्जी से कहीं भी उगाया जा सके। हर मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अपनी जन्मभूमि से प्रेम होता है जो कि अंतिम समय तक रहता है। अतः भारत पाकिस्तान आदि के विभाजन और स्वाभाविक हैं, कृत्रिम है। पांचवा प्रश्न, नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सफिया को एक सिख बीबी ने कहा कि वह उसके लिए लाहौरी नमक लेती आए। यह इच्छा सुनते ही सफिया ने निश्चय कर लिया कि वह अपनी मुँह बोली माँ के लिए नमक जरूर लाएगी। उसने नमक लाने से बचने के लिए जरा भी नहीं सोचा। उसने यह भी तय किया कि वह प्रेम की इस भेंट को चोरी से नहीं ले जाएगी। वह कस्टम अधिकारियों को अपनी भावना समझाकर ले जाएगी। इससे पता चलता है कि उसके मन में प्रेम की पवित्रता का विश्वास मौजूद है। जब उसका भाई उसे कहता है कि कस्टम अधिकारी उसे नमक नहीं ले जाने देंगे तो वह बड़े विश्वास से कहती है कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के कानून नहीं होते। आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। सफिया के मन में द्वंद्व मचता है कि यदि कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की आज्ञा नहीं देंगे तो क्या वह खाली हाथ जाएगी? तब उसे अपने सैयद होने की याद आ जाती है। वह सोचती है वह अपना वायदा जरूर पूरा करेगी। इसके लिए उसे चोरी भी करनी पड़े तो करेगी। अतः वह चोरी छिपे नमक ले जाने की युक्ति अपनाती है। परंतु कस्टम की जांच का समय आते ही उसके सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। वह नमक की पुड़िया कस्टम अधिकारी के सामने रख देती है। इस प्रकार उसकी पवित्र भावनाएं जीत जाती हैं। छठा प्रश्न है, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बंट नहीं जाती। उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि करें। उत्तर, यह कटु सत्य है कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जनता नहीं बंटती। जमीन तो बंट जाती है किंतु जनता का लगाव मूल स्थान से बना रहता है। इस कहानी का यही संदेश है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी तथा भारतीय कस्टम अधिकारी क्रमशः दिल्ली व ढाका को आज भी अपना वतन मानते हैं। भारतीय सिख बीबी लाहौर को अपना वतन बताती है। तीनों को अपने अपने वतन से लगाव है। सिख बीबी लाहौर का नमक चाहती है। भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका के नारियल पानी को लाजवाब मानता है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम करता है। उसे विश्वास है कि एक दिन हम फिर पहले जैसे हो जाएंगे। सातवां प्रश्न है, नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभाव के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है, कैसे? उत्तर, आरोपित भेदभाव है कि भारत पाकिस्तान दो पृथक देश हैं। सफिया के भाई व्यवहार में यह भेदभाव स्पष्ट दिखाई देता है। सफिया के भाई के व्यवहार में यह भेदभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इस आरोपित भेदभाव के बाद भी सिख बीबी और सफिया और पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त व सफिया के व्यवहार में जो स्नेह सम्मान है, इससे प्रकट होता है कि दोनों देशों की जनता के बीच मोहब्बत या नमकीन स्वाद है। यह स्वाद इस कहानी में घुला हुआ है।
क्यों कहा गया? पहला प्रश्न, क्या सब कानून हुकूमत के होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? उत्तर, सफिया अपने भाई पुलिस अफसर से कहती है कि प्रेम, संकोच, आदमियत, शालीनता आदि ऐसे भाव हैं कि इनके सम्मुख हुकूमत के कानून में ढील दे देनी चाहिए। वह कहती है कि एक सेर नमक ले जाना स्मगलिंग या ब्लैक मार्केट का कार्य नहीं है। यह ऐसी सौगात है जो हृदय के लगाव को व्यक्त करती है। दूसरा प्रश्न, भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। उत्तर, सफिया अपने पुलिस अफसर भाई से बात करते समय भावुक थी, किंतु उसके द्वारा नमक ले जाना गैर कानूनी बताने के बाद उसने बुद्धि से काम करने का निर्णय लिया। भावना को दबाकर बुद्धि के मार्ग खोजने का निर्णय लिया। भावना से जब काम न चले तो बुद्धि से काम लेना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। उत्तर, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी सफिया से कहता है कि मोहब्बत के सामने कस्टम वाले भी लाचार हैं। प्रेम या लगाव के सम्मुख कस्टम के कानून निष्प्रभावी हो जाते हैं। मोहब्बत कस्टम के कानून को धत्ता बताकर आसानी से आगे बढ़ जाती है। सफिया इसी आधार पर नमक ले गई। चौथा प्रश्न है, हमारी जमीन हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। उत्तर, भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ढाका को अपना वतन मानते हुए वहां की जमीन और वहां के पानी की प्रशंसा करता है। इसका कारण यह है कि अपना जन्म स्थान सभी को प्यारा लगता है। राम कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश स्वर्गादपि गरियसी। कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोह ब्रज विसरत नाही। देखिए, समझाइए तो जरा। फिल्म पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधिया आंचल में समा जाते हैं। उत्तर, सिख बीबी को लाहौर याद आ रहा है क्योंकि उसका वतन तो लाहौर है। लाहौर की याद में वह इतनी भावुक हो उठी है कि उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके सफ़ेद मलमल के दुपट्टे पर टपक पड़े। दूसरा प्रश्न है, किसका वतन कहाँ है? वह तो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ? उत्तर, भारत लौटने पर अमृतसर स्टेशन के पुल पर चलती हुई सफिया सोच रही है कि पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का वतन कस्टम के इस पार दिल्ली है और सुनील दासगुप्त का वतन कस्टम के उस पार ढाका है। राजनीतिक दृष्टि से इनके वतन क्रमशः पाकिस्तान व भारत है। हृदय कहीं है और शरीर कहीं और है। अतः यह निर्धारित करना कठिन है कि किसका वतन कहाँ है। अब पाठ के आसपास, नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं संवेदनाओं को उभारा गया है। वर्तमान संदर्भ में इन संवेदनाओं की स्थिति को तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, नमक कहानी में सिख बीबी, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी, भारतीय कस्टम अधिकारी और सफिया के द्वारा दोनों देशों में रहने वाले लोगों की भावनाओं और संवेदनाओं को उभारा गया है। वर्तमान में भारत पाकिस्तान में अनेक समस्याओं के कारण तनाव हैं। सियाचिन व कश्मीर विवाद आज तक नहीं सुलझा है। हम 3 बार युद्ध करके भी देख चुके हैं। राजनेताओं के बयान कूटनीतिक दांव पेचों से भरे रहते हैं। ऐसी स्थिति में भारत और पाकिस्तान के लोगों का कर्तव्य बनता है कि वे अपने हृदय के उदात्त भावों को व्यक्त करते हुए संबंधों को इतना मधुर बनाएं कि ये राजनेता लाचार होकर शांतिमय वातावरण बनाने को बाध्य हो जाए। तभी भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश का हित होगा। व्यर्थ के तनाव, भय, आशंका से मुक्ति मिलेगी। दूसरा प्रश्न है, सफिया की मन स्थिति को कहानी में एक विशिष्ट संदर्भ में अलग तरह से स्पष्ट किया गया है। अगर आप सफिया की जगह होते या होती तो क्या आपकी मन स्थिति भी वैसी होती? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सफिया के मन में धर्म की कोई दीवार नहीं है। वह पड़ोसी के घर कीर्तन में जाती है और प्रसाद लेकर ही लौटती है। वह सिख बीबी को अपनी माँ की हमशक्ल होने के कारण माँ मान लेती है और उससे किए गए वायदे का पालन करती है। हम यदि सफिया की जगह होते तो एक तो सिख बीबी के सामने ही प्रकट कर देते या देती कि आज से आप मेरी माँ और मैं आपकी बेटी हूँ या बेटा हूँ। दूसरे, लाहौर से नमक अवश्य लाते, भले ही उपाय किसी भी प्रकार होता। सफिया की और मेरी मन स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं होता।
अब तीसरा प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए दोनों सरकारें प्रयासरत हैं। व्यक्तिगत तौर पर आप इनमें क्या योगदान दे सकते हैं, सकती हैं? उत्तर, भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए हम व्यक्तिगत तौर पर निम्न प्रकार से योगदान दे सकते हैं। पहला, सबसे पहले मन में शत्रु भाव को बाहर निकालें। दूसरा, यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक किसी प्रसंग में भारत आता है तो उसे इतना स्नेह व सम्मान दें कि वह भारत के प्रति अच्छी धारणा लेकर जाए। तीसरा, यदि कभी मौका मिले तो पाकिस्तान घूमने जाए और वहाँ के लोगों को प्रेम व भाईचारे का पैगाम दें। चौथा, भारत में खेलने आई पाकिस्तान की क्रिकेट व हॉकी टीमों का उनके अच्छे खेल पर उत्साहवर्धन करें। चौथा, इंटरनेट पर पाकिस्तान में अपने दोस्तों का दायरा विस्तृत करें। पाँचवा, एक दूसरे के देश के विषय में जानकारियों का आदान प्रदान करें। छठा, पिछली कड़वी बातों को भुलाएं। चौथा प्रश्न है, लेखिका ने विभाजन से उपजी विस्थापन की समस्या का चित्रण करते हुए सफिया या सिख बीबी के माध्यम से यह भी परोक्ष रूप से संकेत किया है कि इनमें भी विवाह की रीति के कारण स्त्री सबसे अधिक विस्थापित है। क्या आप इससे सहमत हैं? उत्तर, कहानी में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि नारी विवाह के कारण विस्थापित हुई है। सफिया के भाई लाहौर में रहते हैं, इससे वह अनुमान लगाना उचित नहीं है कि वह लाहौर की बेटी और दिल्ली की बहू है। सिख बीबी लाहौर विभाजन के समय इधर आई थी, भारतीय बहू बनकर नहीं आई थी। स्पष्ट नहीं है कि तब वह कुमारी थी या विवाहित, अतः प्रश्न का प्रारूप उपयुक्त नहीं है। हाँ, इनमें कोई आपत्ति नहीं कि विवाह के बाद नारी ही विस्थापित होती है। उसका विस्थापन ग्राम, कस्बा, नगर, देश कहीं भी हो सकता है। पांचवा प्रश्न है, विभाजन के अनेक स्वरूपों में बटी जनता को मिलाने की अनेक भूमियां हो सकती है। रक्त संबंध, विज्ञान, साहित्य व कला, इनमें से कौन सबसे ताकतवर है और क्यों? उत्तर, विभाजन के स्वरूपों में बटी जनता को मिलाने की अनेक भूमिकाएं हो सकती है, यथा रक्त संबंध, विज्ञान, साहित्य व कला। इनमें सबसे ताकतवर संबंध रक्त संबंध है। साहित्य व कला भी एक दूसरे को जोड़ते हैं। टैगोर व नजरुल का भी महत्व है। विज्ञान के उपकरण, दूरदर्शन, रेडियो, दूरभाष, इंटरनेट भी निकटता ला सकता है, किंतु ये संबंध रक्त संबंध की समता नहीं कर सकते। इसके अपने रक्त संबंधी पाकिस्तान में है, वह भारत में रहता हुआ भी पाकिस्तान के अहित की बात नहीं सोच सकता। जिस पाकिस्तानी की बहन अमृतसर में रहती है, वह यह नहीं चाहेगा कि पाकिस्तानी युद्धक विमान अमृतसर पर बमबारी करें। अब आपकी राय, मान लीजिए आप अपने मित्र के पास विदेश जा रहे हैं, आप सौगात के तौर पर भारत की कौन सी चीज़ ले जाना पसंद करेंगे? उत्तर, भारत में अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जो विदेशी मित्रों को बहुत आकर्षित करती है। यदि मुझे ऐसा अवसर मिला तो मैं अपने साथ अपने विदेशी मित्र को 2-4 प्रकार की बढ़िया मिठाइयों के अतिरिक्त दशहरी आम ले जाना चाहूँगा, और यदि मेरा विदेशी मित्र हिंदू हुआ तो उसके लिए रुद्राक्ष की माला और पवित्र नदियों का जल लेकर जाऊंगा। भाषा की बात है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क, हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। ख, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? समानतः ही निपात का प्रयोग ही बात पर बल देने के लिए किया गया है। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में ही के प्रयोग के अर्थ में क्या परिवर्तन आया है, स्पष्ट कीजिए। ही का प्रयोग करते हुए दोनों तरह के अर्थ वाले 5-5 वाक्य बनाइए। उत्तर, क वाक्य में ही के प्रयोग से यह परिवर्तन आया है कि हमारा वतन तो केवल लाहौर है, अन्य नहीं। भले ही हम भारत में कोठी बनाकर रह रहे हैं, किंतु वतन लाहौर है। ख वाक्य में ही के प्रयोग से यह बताया गया है कि हुकूमत के कानून से परे भी कुछ अन्य नियम होते हैं जिनकी महत्ता हुकूमत के कानून से भी अधिक है। 5 वाक्य। क का, मुझे तो बालूशाही ही खानी है। दूसरा, चलना तो कानपुर ही है। तीसरा, रात को सोना तो आपके घर ही है। चौथा, कॉलेज तो आपका ही अच्छा है। पांचवा, बेटा तो आपका ही है। ख का, क्या सब नियम आपके ही माने जाएंगे? दूसरा, क्या सब प्रवेश आपके कहने से ही होंगे? तीसरा, क्या फुटबॉल टीम में सारी खिलाड़ी बंगाली ही रहेंगे? चौथा, क्या तुम मुझे घर से ही निकाल दोगे? अब दूसरा, नीचे दिए गए शब्दों को हिंदी रूप लिखिए। मुरव्वत, आदमियत, अदीब, साडा, मायने,
सरहद, अक्स, लबो लहाज, नसीब। अब देखिए मुरवत का क्या होता है, इंसानियत, उदारता। आदमियत का मानवता, अदीब का साहित्यकार, साडा का हमारा, मायने का अर्थ, सरहद का सीमा, अक्स का फोटोकॉपी, लबो लबोल हजा का बोलने का ढंग, नफीस का सुरुचिपूर्ण। तीसरा प्रश्न है, 15 दिन यों गुजरे कि पता ही नहीं चला। वाक्य को ध्यान से पढ़िए और इसी प्रकार के यों की ही युक्त 5 वाक्य बनाइए। उत्तर, भारतीय क्रिकेट कोच पैनल ने सारा समय यूं ही बिता दिया कि विश्व कप के लिए टीम छांटनी पड़ी। दूसरा, यूं हम घर से ही निकलने वाले थे कि रमेश आ गया। तीसरा, बड़े बाबू ने यूं ही टड़का दिया कि कुछ ही काम नहीं किया। चौथा, आपने यूं ही कह दिया कि कल ही के लिए गाड़ी बुक करा दो। और पांचवा, हम आपका स्वागत यूं करेंगे कि आप हमें याद ही करते रहेंगे। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला, सफिया ने सिख बीबी में अपनी माँ जैसी क्या समानता देखी। उत्तर, सफिया ने जब सिख बीबी को देखा तो वह हैरान हो गई, क्योंकि वह उसकी माँ से बहुत मिलती जुलती थी। उसकी माँ के समान ही सिख बीबी का शरीर भारी भरकम था, आंखें छोटी छोटी थी, जिनसे नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी फूट रही थी। सफिया की माँ की आंखें भी ऐसी ही थी, चेहरे पर भोलापन माँ जैसा ही था। उसकी माँ भी मुहर्रम के दिन में ऐसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा ओढ़ती थी, जैसा सिख बीबी ने ओढ़ा था। दूसरा प्रश्न, सिख बीबी ने लाहौर के बारे में सफिया को क्या बताया। उत्तर, सिख बीबी ने सफिया को बताया कि लाहौर बहुत प्यारा शहर है, वहाँ के लोग बहुत सुंदर होते हैं, अच्छा खाना और सुरुचिपूर्ण कपड़ा पहनना उनका शौक है, वे घूम फिर खूब मौज मस्ती करते हैं और बड़े जिंदा दिली होते हैं। तीसरा प्रश्न, अगर सभी का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह होती भैया। सफिया ने ऐसा क्यों कहा, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सफिया के पुलिस अफसर भाई ने सफिया से कहा, आप अदीब ठहरी और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर ही घुमा होता है। इसके उत्तर में ही सफिया ने उपर्युक्त वाक्य कहा था, जिसके द्वारा वह यह कहना चाहती थी कि साहित्यकार प्रेम, करुणा, उदारता, सहिष्णुता, मानवता और भाईचारे का संदेश देता है। अतः यदि सभी व्यक्ति अदीबों की तरह के होते तो दुनिया में घृणा, द्वेष, क्रोध, संघर्ष आदि न रहते और दुनिया मौजूदा स्थिति से अच्छी होती। चौथा प्रश्न है, सफिया के दोस्त ने किनुओं के देने के समय यह क्यों कहा कि यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संतरा भारतीय फल है और माल्टा पाकिस्तानी। किनु संतरे व माल्टे को मिलाकर पैदा किया हुआ फल है। किनु माल्टे की तरह रंगीन और मीठा है और संतरे की तरह नाजुक, अतः इसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा कहा गया है, जो पूर्णतः उचित है। पांचवा प्रश्न, राजनीतिक सीमा तथा सत्ता लोलुप व मजहबी दुराग्रहों में बटे होने के बावजूद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक ही इंसानी दिल के टुकड़े धड़क रहे हैं, जो मिलने को आतुर है। पाठ के आधार पर समझाइए। उत्तर, भारत और पाकिस्तान लगभग पिछले 60 वर्ष से सत्ता लोलुप राजनेताओं और मजहबी कट्टरपंथी धार्मिक दुराग्रह के कारण संघर्ष ही करते रहे हैं। यह कहानी यह बताती है कि यह विभाजन या दुश्मनी सामान्य जनता के हृदय तक है। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।